हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और इस वीडियो में हम लोग करने वाले वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो बहुत ही इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो इसको हम लोग अच्छे से करते हैं। ये जो समरी बुक मैं यूज कर रहा हूँ वो आप डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में भी लिंक मिल जाएगा। और @_CA वीडियो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ पे जा सकते हो। यहाँ पे जाके इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई का सबसे पहला सेक्शन है 15.1। 15.1 बोलता है वैल्यूएशन, जो है डिफॉल्ट रूल, यानी 15.1 ही हमेशा लगेगा। ओके, जब 15.1 नहीं लगेगा, कहाँ क्या लगेगा वो आगे बताता हूँ। अभी बस इतना समझो कि हमेशा 15.1 लगेगा। 15.1 क्या बोलता है, वैल्यू क्या हो सकती है, वैल्यू हो सकती है तुम्हारी ट्रांजैक्शन वैल्यू। अब ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होती है, ट्रांजैक्शन वैल्यू होती है प्राइस विच इज एक्चुअली पेड और पेबल। कोई भी प्राइस दैट इज एक्चुअली पेड, उसी को ही हम लोग ट्रांजैक्शन वैल्यू मानेंगे। प्रोवाइडेड दो कंडीशन है, ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर लोगे तो कोई इशू नहीं है। तो क्या दो कंडीशन है, तो दो कंडीशन बहुत सिंपल है। सबसे पहला, बायर एंड सेलर रिलेटेड नहीं होने चाहिए। एंड जो दूसरी कंडीशन है वो बोलता है प्राइस शुड बी द सोल कंसिडरेशन। मनी रोकड़ा जो मिल रहा है बस वही सोल कंसिडरेशन होना चाहिए, काइंड में नहीं पेमेंट होना चाहिए। ओके, या नॉट होल्ली इन मनी है। इन दैट केस ऑल्सो रूल 27 विल अप्लाई। क्या है वो नहीं है वो बाद में देखते हैं। अभी बस इतना समझो कि जो डिफॉल्ट सेक्शन है वो है 15.1 और वो बोलता है वैल्यू शैल बी ट्रांजैक्शन वैल्यू दैट इज प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल। ओके, provided two conditions are satisfied, that buyer and sellers are not related and price is the sole consideration. अब 15.2 बात करता है इंक्लूजन, यानी हम लोग ट्रांजैक्शन वैल्यू ही लेंगे 15.1 में, बट उसमें क्या इंक्लूड करेंगे और क्या एक्सक्लूड करेंगे वो बात करते हैं। तो 15.2 टॉक्स अबाउट इंक्लूजन, 15.3 टॉक्स अबाउट एक्सक्लूजन। तो 15.2 इंक्लूजन, क्या इंक्लूड करेंगे, टोटल ABCDE तक है ओनली। ओके, 5 पॉइंट्स आते हैं। सेक्शंस लर्न करना है, बिल्कुल करना है, इजीली लर्न हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लो। तो 15.2A बात करता है ड्यूटीज एंड टैक्सेस। तो अपने को जितना भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस है ना वो इसमें ऐड कर देना है, अदर देन GST। मतलब कि वैट हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गई, अगर ये सब है तो ये सब ऐड ऑन कर देंगे उसमें। ओके, बट जो GST है वो ऐड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, अरे भैया हम लोग वैल्यूएशन कर रहे हैं ना, वैल्यू निकालेंगे, उस पर 18% मारेंगे, फिर GST आएगा। ओके, तो इंक्लूड नहीं कर सकते ना, इसलिए GST को इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। थर्ड पार्टी पेमेंट 15.2B। थर्ड पार्टी पेमेंट मतलब क्या होगा, कोई भी पेमेंट जिसके लिए सप्लायर लायबल था बट पेमेंट रेसिपेंट ने किया ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर। सप्लायर ने बोला कि एक बार के लिए तुम पेमेंट कर दो, ठीक है, हालांकि उसके लिए मैं ही लायबल हूं बट तुम एक बार के लिए पेमेंट कर दो, तो वो थर्ड पार्टी पेमेंट जो है वो भी यहाँ पे कवर हो जाएगी, वो भी इंक्लूड हो जाएगी वैल्यू में। अब बात करते हैं इंसिडेंटल एक्सपेंस। इंसिडेंटल एक्सपेंस क्या होता है, कोई भी एक्सपेंस, फॉर एग्जांपल मान लो आप वारंटी हो गया, प्री डिलीवरी एक्सपेंसेस हो गया, ये सब इसमें इंक्लूड होंगे। बट इसमें कंडीशन है, सिर्फ वही इंसिडेंटल एक्सपेंस आपको लेना है जो एट द टाइम ऑफ सप्लाई दिया गया है या उसके पहले दिया गया है, उसके बाद वाला नहीं। ओके, तो ये बोलता है एनी इंसिडेंटल एक्सपेंस चार्ज बाय द सप्लायर एंड एनी अमाउंट चार्ज फॉर एनीथिंग डन बाय द सप्लायर एट द टाइम ऑफ सप्लाई और बिफोर डिलीवरी, ठीक है, वेदर कंपल्सरी और नॉट। एग्जांपल वारंटी, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन चार्ज, ये हो गया। ओके, तो 15.2D टॉक्स अबाउट इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी। ये कहाँ पढ़े थे, अपने टाइम ऑफ सप्लाई में पढ़े थे, याद करो, वहां मैंने बोला था वैल्यूएशन में काम आएगा, तो ये यहाँ काम आएगा। इसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है, इसका टाइम ऑफ सप्लाई होता है जिस दिन ये मिलता है वो, ठीक है, यानी डेट ऑफ रिसीप्ट। और इसमें एक जो पॉइंट है वो हमेशा याद रखना कि इट विल बी ऑलवेज इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, ठीक है, ये सम्स में काम आएगा। यहाँ पे आप गलती कर दोगे तो ये कभी मेंशन नहीं रहेगा सम्स में, ये और इनबिल्ट अज्यूम्ड है कि जो भी आपको इंटरेस्ट पेनल्टी मिली है वो इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है। यानी जब वैल्यूएशन का हम लोग सम्स करेंगे और उसमें ये इंटरेस्ट वाला पोर्शन ऐड करेंगे तो हम लोग उसमें से GST अमाउंट माइनस कर देंगे। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं ना, इस वैल्यू पे GST चार्ज करेंगे, तो पहले माइनस करेंगे और फिर बाद में चार्ज करेंगे। और फिर पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर में हमने पढ़ा है कि पेमेंट हम लोग किस दिन करते हैं, जिस दिन उसका TOS आता है उस दिन के नेक्स्ट मंथ पे करते हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है, आप साइड में नोट कर लो। सबसे पहले इंटरेस्ट मिला, फॉर एग्जांपल मान लो हम लोग सितंबर का कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है, सितंबर का कैलकुलेशन का सम्स है, लेकिन उसमें डेटा एक नवंबर का दिया रहेगा जिसमें बोलेगा कि नवंबर में हम लोग को इंटरेस्ट मिला। अब हम लोग क्या करेंगे, सितंबर का सारा कैलकुलेशन कर दिया, नवंबर में जो इंटरेस्ट मिला है उस इंटरेस्ट को पकड़ेंगे, उसमें से उसका GST हटाएंगे और उस इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे, फिर वैल्यूएशन कर देंगे।
अब पेमेंट का टाइम जब आएगा तब क्या करेंगे, तो वो इंटरेस्ट पोर्शन हटा देंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग तो नवंबर का पेमेंट नहीं कर रहे हैं ना। नवंबर का पेमेंट में चूंकि टीओएस जो है इंटरेस्ट का वो तो नवंबर में आया और उसका पेमेंट दिसंबर में होगा, दिसंबर 20 तक, इसीलिए। ठीक है, नहीं समझ आया तो एक क्वेश्चन जरूर बना लेना अपने क्वेश्चनियर में, आपको जरूर मिल जाएगा एक इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन, उसको 100% बना लेना। बहुत बार एग्जाम में टेस्ट किया जाता है, बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल है। एक बार आप करोगे तो आप समझ जाओगे। प्रोवाइडेड आप टीओएस और ये वैल्यूएशन वाला जो मैं अभी बोल रहा हूँ, या अगर आप दोनों ने इंटरलिंक आपको समझ में आ गया है तो, नहीं आया है तो वीडियो देख लेना, वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अब 15(2)E बात करता है सब्सिडी का, बाइफर्केशन करते हैं। सब्सिडी या तो गवर्नमेंट से मिलेगी या तो अदर देन गवर्नमेंट से मिलेगी। अब मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी नहीं है, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, यही कवर है यहाँ पे। ठीक है, अगर गवर्नमेंट से मिल रही है उस केस में कभी भी वैल्यू में ऐड नहीं होगा, उस केस में कभी भी वैल्यू में ऐड नहीं होगा। और अगर अदर देन गवर्नमेंट से मिल रही है, अब दो पार्ट, क्या, या तो तुम्हारा लिंक टू प्राइस है या तो नॉट लिंक टू प्राइस है। अगर लिंक्ड टू प्राइस है तो ऐड कर देंगे, और अगर नॉट लिंक टू प्राइस है तो नहीं ऐड करेंगे। मतलब आपको 2 लाख की सब्सिडी मिली और वो आप डायरेक्टली रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो कि उस 2 लाख की सब्सिडी की वजह से इस प्रोडक्ट का दाम 2 लाख कम हो गया, अपने को दिख रहा है, क्लियरली अपने आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, तो उस केस में बोलेंगे डायरेक्टली लिंक टू प्राइस है और ऐड कर देंगे उस सब्सिडी को। ठीक है, पर अगर ऐसा है कि मान लो 2 लाख की आपको जमीन दे दी कि चलो ये जमीन है, इसमें जो प्रोडक्ट बनाना अपना बनाओ, तो हम लोग डायरेक्टली लिंक तो नहीं कर सकते ना प्राइस से, तो इसको नहीं ऐड करेंगे, सिंपल है। अब 15(2) बात करता है इंक्लूजन का, तो अपने को क्या इंक्लूड करना है, ABCDE। ए में ड्यूटीज एंड टैक्सेस इंक्लूड करना है अदर देन GST। बी में अपने को थर्ड पार्टी पेमेंट करना है, यानी वो पेमेंट जिसके लिए सप्लायर लायबल था पर पेमेंट रेसिपेंट ने किया ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर। सी नंबर बात करता है इंसिडेंटल एक्सपेंस की। इंसिडेंटल एक्सपेंस का एक ट्रिक है क्या, कि वो टाइम ऑफ सप्लाई में होना चाहिए या उसके पहले, उसके बाद वाला नहीं। और फिर 4th नंबर पॉइंट बात करता है अपना इंटरेस्ट का, टैक्स का, पेनल्टी का, फीस का। ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, इसका हमको एक सम्स भी देख के जाना है, तो इस चीज को बुकमार्क कर लेना। इसका TOS किस दिन आता है, जिस दिन ये मिलता है, तो इसलिए इसका एक बार सम्स देख लेना। और 5 नंबर बात करता है यानी 15(2)E बात करता है सब्सिडी का। सब्सिडी अगर गवर्नमेंट से मिला तो ऐड नहीं करेंगे, अदर देन गवर्नमेंट से मिला तो 2 पार्ट, लिंक टू प्राइस है कि नॉट लिंक टू प्राइस है। अगर लिंक टू प्राइस है तो ऐड कर देंगे, नॉट लिंक टू प्राइस है तो नहीं ऐड करेंगे। वेरी मच सिंपल। होप सो 15(2) का पूरा क्लॉज के साथ आपको लर्न हो गया होगा, ABCDE। ओके, 5वां नंबर पे सब्सिडी है, इस चीज को माइंड में रखना तो लर्न करने में सुविधा होगा। आगे बढ़ते हैं, अब अपने बात करने जा रहे हैं CGST रूल 2017। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रूल 27, 28, 29 एक साथ पढ़ेंगे, चूंकि तीनों रूल एक जैसा है। समरी बुक आप खोल लो, पेज नंबर है आपका 15। तो रूल 27, 28, 29। सबसे पहले 27। रूल 27 कब अप्लाई होगा, जब कंसिडरेशन इज नॉट होल्डली इन मनी, यानी कि पूरा का पूरा पैसा रोकड़ा में नहीं है, या पूरा ही रोकड़ा में नहीं है, या कुछ रोकड़ा में है, कुछ और चीज में है, देन इन दैट केस वी विल अप्लाई रूल 27। ओके, उसके पहले कभी नहीं अप्लाई करेंगे, उसके पहले सिर्फ डिफॉल्ट रूल डिफॉल्ट सेक्शन 15(1) लगेगा। अब रूल 27 लगेगा अगर कंसिडरेशन इज नॉट होल्डली इन और नॉट होल्डली इन मनी। ठीक है, तो सबसे पहला ABCD सीक्वेंस में जाना है, रूल में लिखा है सीक्वेंस में ही जाना। पहले A देखेंगे, फिर B देखेंगे, फिर C देखेंगे, फिर D देखेंगे। तो A क्या बोलता है, ओपन मार्केट वैल्यू, यानी आप ओपन मार्केट वैल्यू ले लो उस प्रोडक्ट का। फॉर एग्जांपल मान लो कि ये प्रोडक्ट है, क्यूट है ना, हाँ यही है प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल, तो ये आपने सेल किया, ठीक है, और इसके बदले जो है आपको कुछ और मिला। ठीक है, दैट केस तो जो इस प्रोडक्ट की ओपन मार्केट वैल्यू है आप वो ले लो। ठीक है, इस प्रोडक्ट की ओपन मार्केट वैल्यू आप ले लो। ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है, यानी सम्स में नहीं है। ठीक है, हम लोग एग्जाम पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं तो वैसे ही समझते हैं, सम्स में ओपन मार्केट वैल्यू नहीं मिला। ठीक है, तो ये पॉइंट से पहले चला जाएगा कि ओपन मार्केट वैल्यू नहीं है। अब हम लोग क्या लेंगे, कंसिडरेशन इन मनी प्लस फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन नॉट इन मनी, यानी समझ लो कुछ रोकड़ा मिला और उसके बदले कुछ और मिला, तो जो कुछ और मिला उसका फेयर मार्केट वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, ऊपर ओपन मार्केट वैल्यू किसकी ले रहे हैं,
जो प्रोडक्ट सेल किए हैं उसकी ले रहे हैं, ठीक है, जो मिला है उसकी नहीं ले रहे हैं। बट सेकंड नंबर पॉइंट पे हम लोग फेयर मार्केट वैल्यू किसकी ले रहे हैं, जो बदले में मिला है मेरे को एज अ कंसिडरेशन उसका लेंगे, ठीक है। अगर वो भी अवेलेबल नहीं है, यानी ओपन मार्केट वैल्यू भी नहीं है उस प्रोडक्ट का जो मैंने सेल किया है, फेयर मार्केट वैल्यू भी अपने को नहीं पता चल रहा है उस चीज का जो एज अ कंसिडरेशन हमको मिला है, फिर हम लोग क्या लेंगे, वैल्यू ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी। तो इसके जैसा अगर कोई है लाइक काइंड एंड क्वालिटी का प्रोडक्ट, वो अपने ले लेंगे, ओके। अब वो भी नहीं है, अरे यार, तो रूल 30 एंड 31 से कर लो। रूल 30 एंड 31 एकदम लास्ट में आता है, क्या है बताता हूँ थोड़ी देर में, एक साथ खत्म होके। तो रूल 27 बहुत सिंपल है, अगर कंसिडरेशन इज नॉट होल्ड इन मनी तो सबसे पहले ओपन मार्केट वैल्यू लेंगे, ओपन मार्केट वैल्यू नहीं मिला तो फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे उस चीज का जो अपने को मिला एज अ कंसिडरेशन, और अगर मनी मिला है तो वो भी ऐड कर देंगे उसमें। थर्ड पॉइंट बोलता है कि अगर वो भी आपको नहीं मिल रहा है तो आप वैल्यू ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी का ले लो, जो प्रोडक्ट आपने बेचा है उसका लाइक काइंड एंड क्वालिटी उसी प्रोडक्ट के जैसा कोई और प्रोडक्ट है तो उसका प्राइस ले लो। एंड अगर वो भी नहीं है तो रूल 30 एंड 31 ले लो। रूल 30 एंड 31 थोड़ी देर में बताता हूँ। अब बात करते हैं रूल 28। रूल 28 कब अप्लाई करेंगे, जब सप्लाई होगा बिटवीन रिलेटेड एंड डिस्टिंक्ट पर्सन। अगर डिस्टिंक्ट पर्सन और रिलेटेड पर्सन के बीच में कोई सप्लाई हो रही है तो रूल 28 से हिट होगा। इसमें भी सेम सीक्वेंस में चलेंगे, इसमें सिर्फ A B C है, ओके, एंड कुछ प्रोविजो है। तो सबसे पहले लेंगे ओपन मार्केट वैल्यू ले लेंगे उस प्रोडक्ट का जो भी आपने सप्लाई किया अपने रिलेटेड पार्टी को। अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो जो 27 में भी था वो तो ऑब्वियसली हो नहीं सकता है ना, यहाँ तो कंसिडरेशन वाला प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ प्रॉब्लम है सप्लाई हुआ है बिटवीन रिलेटेड पर्सन, तो वो यहाँ भी नहीं हुआ। यहाँ का भी क्या हो जाएगा, उसके नीचे वाला, दैट इज वैल्यू ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी। यानी अगर ओपन मार्केट वैल्यू नहीं है आपके पास, कोई आप ऐसा यूनिक प्रोडक्ट बना रहे हो जिसका ओपन मार्केट वैल्यू ही नहीं है, फिर क्या लेंगे, वैल्यू ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी। अगर उस प्रोडक्ट के जैसा कोई और प्रोडक्ट है, ठीक है, तो उसका वैल्यू ले लेंगे, नहीं तो रूल 30 एंड 31 अप्लाई कर देंगे, सिंपल। अब इसमें कुछ प्रोविजो है, दो प्रोविजो है एक्चुअली। तो जो फर्स्ट प्रोविजो है वो बोलता है कि अगर आप कोई गुड्स सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, अपने रिलेटेड पार्टी को, और वो गुड्स है जो फर्दर सप्लाई करेगा रिलेटेड पार्टी किसी और को, तो जो वैल्यू आप ले सकते हो 90% ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी ऑफ द गुड्स दैट इज सप्लाइड बाय रेसिपेंट। चलो इसको सिंपल भाषा में समझ जाता हूं, एज इट इज GST सिंपल है। जो गुड्स फॉर एग्जाम्पल मान लो एक रिलेटेड पार्टी ने दूसरे रिलेटेड पार्टी को दिया, ठीक है, तो जो रिलेटेड सप्लायर है उसने रिलेटेड रेसिपेंट को दिया, तो वो क्या करेगा, जो रिलेटेड सप्लायर है वो 90% लेगा गुड्स का वैल्यू, ठीक है। बट ये कौन सा गुड्स है, ये वो गुड्स है जो रेसिपेंट है, जो रिलेटेड रेसिपेंट है, वो जो फर्दर सप्लाई करेगा उसका जो अमाउंट है उसका 90% ले लेना है, ठीक है, कूल। अब प्रोविजो 2 सिंपल बात बोलता है क्या कि अगर एक रिलेटेड सप्लायर दूसरे रिलेटेड रेसिपेंट को अगर गुड्स ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, और जो रिलेटेड रेसिपेंट है वो उसको एज अ फर्दर सप्लाई करेगा, वो उसको आगे बेच देगा, वो अपने पास नहीं रखेगा, खरीद नहीं रहा है, तो इन दैट केस जो भी वैल्यू इनवॉइस में डिक्लेयर होगी ना वही ओपन मार्केट वैल्यू मान लेंगे। क्यों, क्योंकि हाँ, और एक और कंडीशन है कि जो रेसिपेंट है वो एलिजिबल फॉर फुल ITC, जो रेसिपेंट है वो एलिजिबल है फॉर फुल ITC। तो ये कंडीशन इसलिए डाला है क्योंकि गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता ना, आप कोई भी वैल्यू रखो, अगर उसको ITC फुल मिल रहा है तो वो तो वैसे भी सेट ऑफ कर लेगा, अल्टीमेटली वैल्यू तो सेम ही आने वाली है। इसलिए गवर्नमेंट बोलता है कि आप कोई भी वैल्यू रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ओपन मार्केट वैल्यू उसको मान लेंगे, भले आप उसको 0 बोलो या 1 रुपया बोलो, 2 रुपया बोलो, या जो भी आपको वैल्यू रखना रख लो, इनवॉइस में जो वैल्यू डिक्लेयर करोगे एज इट इज मान लेंगे। यह है प्रोविजो 2। तो अपने पढ़े रूल 28 जो कि बात करता है सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन एंड डिस्टिंक्ट पर्सन। इन दैट केस सबसे पहला ऑप्शन ओपन मार्केट वैल्यू नहीं है, फिर वैल्यू ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी ले लेंगे, वो भी नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन 30 एंड 31 ले लेंगे, ठीक है। दो प्रोविजो है, प्रोविजो 1, प्रोविजो 2। प्रोविजो 1 बोलता है कि अगर गुड्स फर्दर सप्लाई होने वाला है, इन दैट केस आप 90% ले सकते हो वैल्यू ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी दैट इज सप्लाइड बाय रेसिपेंट, ओके। प्रोविजो 2 कम्स इनटू पिक्चर ओनली व्हेन इट इज फॉर फर्दर सप्लाई एंड रेसिपेंट इज एलिजिबल फॉर फुल ITC। अगर ये दो कंडीशन आपको दिख रहा है तब प्रोविजो 1 मत लगाना एग्जाम में, प्रोविजो 2 लगाना, क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है। क्या दोनों कंडीशन, रेसिपेंट इज एलिजिबल फॉर फुल ITC एंड द सेकंड पॉइंट इज इट इज फॉर फर्दर सप्लाई, यानी रेसिपेंट अपने लिए नहीं ले रहा, वो उसको आगे बेच देगा।
इन दैट केस जो भी आप वैल्यू डिक्लेयर करोगे इनवॉइस में वही मान ली जाएगी ओपन मार्केट वैल्यू। अब रूल 29 बात करता है सप्लाई बिटवीन एजेंट एंड प्रिंसिपल। सप्लाई बिटवीन एजेंट एंड प्रिंसिपल 3 ही है इसमें क्या बोलता है, सबसे पहले आप ओपन मार्केट वैल्यू ले लो। ओपन मार्केट वैल्यू अगर नहीं है तो वैल्यू ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी इसमें नहीं लेना है, इसमें लेना है 90% ऑफ वैल्यू ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी वेयर सच गुड्स आर इंटेंडेड फॉर फर्दर सप्लाई। और ये जो गुड्स है ये कौन सा होना चाहिए, जो रेसिपेंट सप्लाई कर रहा है वही वाला, यानी जो प्रोविजो 1 में पड़े ना रूल 28 में वही यहाँ पे 29 में है। 29 के रूल में लिखा हुआ है, प्रोविजो में नहीं, ठीक है। तो इसके रूल में क्या लिखा है, या तो ओपन मार्केट वैल्यू ले लो या तो 90% ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी ले लो जो रेसिपेंट सप्लाई करेगा फर्दर, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट इज रूल 30 एंड 31। रूल 30 एंड 31 ले लो। बहुत पढ़ लिया रूल 30 31, रूल बहुत दिमाग खराब कर रहा है। क्या है जरा बताइए तो एक बार। बहुत सिंपल है यार, रूल 30 क्या आपने रूल 30 एंड 31 हमेशा कब पढ़े, जब सारे ऑप्शन खत्म हो गए। यानी अगर सारे ऑप्शन खत्म हो गए तो रूल 30 अप्लाई कर देना, सीधा 110% मार देना। क्या मार देना, 110%। किसका मारेंगे, 110% अपने मारेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का, नहीं तो कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन का, अगर वो भी नहीं है और सर्विस है तो कॉस्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, इसका 110%। इससे वैल्यू आएगा, इस पे 18%, 28%, 5% जो भी रेट है वो मारेंगे। आपको बार बार बोल रहा हूं, हम लोग वैल्यूएशन पढ़ रहे हैं और इससे वैल्यू आएगा, इस पे टैक्स लगेगा, ठीक है। इसको टैक्स मत समझ लेना क्योंकि ये मिस्टेक आप कर सकते हो। और रूल 30 में एक और पॉइंट लिखा है, अगर सर्विस है तो सीधा 31 में जा सकते हैं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस निकालना बहुत टफ है, वो नहीं निकल सकती, तो स्ट्रेट अवे 31 में चले जाएंगे, 30 नहीं फॉलो करेंगे। और 31 क्या बोलता है, रेसिडुअल रूल। बहुत बेस्ट जजमेंट, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो जो बेस्ट जजमेंट आपके हिसाब से लगता है वो आप ले लो, रीजनेबल मीन्स यूज करके। तो सिंपल है यहाँ पे जीएसटी रूल 2017, 27, 28, 29, 30, 31। 27 बात करता है अगर नॉट ओनली इन मनी, कंसिडरेशन इज नॉट ओनली इन मनी, ओपन मार्केट वैल्यू या फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ जो भी आपको कंसिडरेशन मिला उसका, या तो फिर आप ले लो वैल्यू ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी, और नहीं तो 30, 31। रूल 28 टॉक्स अबाउट डिस्टिंक्ट पर्सन या रिलेटेड पर्सन के बीच में सप्लाई होता है तो ओपन मार्केट वैल्यू ले लो या वैल्यू ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी ले लो, और वो भी नहीं है तो रूल 30 एंड 31 अप्लाई कर दो। पर प्रोविजो है, 2 प्रोविजो है। एक प्रोविजो बोलता है अगर गुड्स फर्दर सप्लाई होने वाला है तो 90% ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी ले लो, रेसिपेंट जब सप्लाई करेगा गुड्स वो वाले का, सप्लायर का 90% नहीं, रेसिपेंट का, ठीक है। और प्रोविजो 2 बोलता है अगर 2 कंडीशन सेटिस्फाई है, यानी आईटीसी मिल रहा है रेसिपेंट को और गुड्स जो है वो एज अ फर्दर सप्लाई होने वाला है, इन दैट केस क्या करना है, जो भी वैल्यू तुम डिक्लेयर करोगे ना इनवॉइस में उसको ओपन मार्केट वैल्यू मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब रूल 29 दैट टॉक्स अबाउट सप्लाई बिटवीन एजेंट एंड प्रिंसिपल, तो उस केस में क्या लेंगे, ओपन मार्केट वैल्यू लेंगे, और नहीं तो 90% ऑफ वैल्यू ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी जो रेसिपेंट करेगा, ठीक है, और फर्दर सप्लाई होना चाहिए इन दैट केस ओनली, यानी रेसिपेंट जिस वैल्यू पे सप्लाई करेगा उस वैल्यू का 90% ले लेंगे सप्लायर के लिए वैल्यू, प्रिंसिपल के लिए बेसिकली। और रूल 30 एंड 31 ने तो अप्लाई कर देंगे। रूल 30 क्या बोलता है, 110% स्ट्रेट अवे मार देंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन या कॉस्ट ऑफ प्रोविजनिंग ऑफ सर्विस। कॉस्ट ऑफ प्रोविजनिंग ऑफ सर्विस निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है तो 30 छोड़ के 31 में अप्लाई कर देंगे स्ट्रेट। 30 से 31 जाते हैं पर यहाँ पे डायरेक्ट 31 जा सकते हैं इन केस ऑफ सर्विस। अब रूल 31 में आए तो क्या बोलता है, अरे कुछ नहीं समझ में आ रहा तो बेस्ट जजमेंट कर लो अपने हिसाब से, तुमको जो सही लगे वो ले लो। चलिए अब स्टार्ट करते हैं स्पेशल केसेस। टोटल 7 स्पेशल केसेस है, चलिए देख लेते हैं क्या है वो लाइन से। तो स्पेशल केस नंबर 1, सबसे पहला इसमें क्या है, लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग और हॉर्स रेसिंग, लॉटरी वगैरह ये सब इसमें कवर होता है। नहीं तो मार लो पहले हॉर्न फिर हम पढ़ा ले। तो इसमें वैल्यू क्या लेनी है, इसकी वैल्यू बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप देखोगे फेस वैल्यू ऑफ टिकट, और उसके बाद देखोगे अगर कोई प्राइस नोटिफाई किया गया है ऑफिशियल गैजेटे में तो फेस वैल्यू ऑफ टिकट या प्राइस नोटिफाइड इन ऑफिशियल गैजेटे, ये दोनों में से विच एवर इज हायर वो अपने को लेना है, और फिर उसमें अपने को मल्टीप्लाई करना 100 डिवाइडेड बाय 128। सिंपल है। फेस वैल्यू ऑफ द टिकट और प्राइस नोटिफाइड इन ऑफिशियल गैजेटे विच एवर इज हायर वो लेंगे, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 100 डिवाइडेड बाय 128, तो इससे वैल्यू आएगा। तो इससे क्या आएगा, वैल्यू, टैक्स नहीं आएगा। हम लोग वैल्यूएशन चैप्टर कर रहे हैं, बार बार बता रहा हूं। अब इससे आएगी वैल्यू। अब इसका 28% होता है टैक्स। कैसे पता चला, फॉर्मूला ठीक से पढ़ोगे, थोड़ा सा दिमाग यूज करोगे तो समझ जाओगे कि इसका टैक्स रेट 28% होता है।
क्योंकि डिवाइड बाय 128 किए थे इसलिए। तो फिर सबसे पहले फेस वैल्यू देखो, फिर प्राइस नोटिफाई इन ऑफिशियल गैजेटे देखो, दोनों में विच एवर इज हायर वो ले लो, उसमें मल्टीप्लाई कर दो 100 डिवाइड बाय 128, तो वैल्यू आ जाएगा। अब इस वैल्यू का 28% होगा, वो जीएसटी होगा, बट अपने वैल्यूएशन कर रहे थे इसलिए वैल्यूएशन तक बता रहा हूं। अब बुकिंग टिकट ट्रैवल बाय एयर, ठीक है, एयर ट्रैवल अगर कर रहे हैं तो उसमें क्या जीएसटी होगी, उसमें क्या वैल्यू आएगी। अगर डोमेस्टिक बुकिंग है तो 5% ऑफ बेसिक फेयर, वो वैल्यू होगा, टैक्स नहीं होगा, उस पे टैक्स आएगा। ओके, और इंटरनेशनल बुकिंग अगर कर रहे हैं तो 10% ऑफ बेसिक फेयर, इससे क्या आएगा, वैल्यू आएगा, इस पे टैक्स आएगा। ठीक है, 5% टैक्स रेट नहीं है, 10% टैक्स रेट नहीं है। ठीक है, और बेसिक फेयर क्या होता है, बेसिक फेयर वो फेयर होता है जिस फेयर पे कमीशन लेता है ट्रैवल एजेंट, सिर्फ वही, उसमें टैक्स इंक्लूड नहीं होता है, चार्जेस इंक्लूड नहीं होता है बेसिक फेयर में। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, बहुत सिंपल है, अगर डोमेस्टिक बुकिंग कर रहे हैं तो 5% ऑफ बेसिक फेयर, इंटरनेशनल बुकिंग कर रहे हैं तो 10% ऑफ बेसिक फेयर, इससे वैल्यू आएगा, इस पे टैक्स आएगा। ठीक है, ये टैक्स रेट नहीं है, कंफ्यूज मत होना, हम लोग वैल्यूएशन चैप्टर कर रहे हैं, आपको बार बार एक ही चीज बता रहा हूँ। बैकग्राउंड में आज थोड़ा ज़्यादा नॉइज़ है, मैं कुछ नहीं कर सकता, पता नहीं क्यों पी 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 कर रहे हैं ये लोग, थोड़ा एडजस्ट कर लो यार। चलो अब बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस की। जनरल इंश्योरेंस नहीं बोल रहा हूँ, लाइफ इंश्योरेंस, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, तो ये वाले इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ। तो लाइफ इंश्योरेंस की जो पॉलिसी होती है ना, वो देखो एक्चुअली 3 टाइप की पॉलिसी होती है उनके पास, एक एनुअल सेविंग पॉलिसी, एक सेविंग पॉलिसी और एक रिस्क पॉलिसी। अब सेविंग पॉलिसी की बात करते हैं। देखो जो सेविंग पॉलिसी होती है ना, उसमें वो आपसे 2 एलिमेंट लेते हैं। जब भी वो आपसे प्रीमियम लेते हैं ना, उस प्रीमियम में आपका लाइफ का कवर का प्रीमियम होता है और इन्वेस्टमेंट का भी प्रीमियम होता है। कई बार ये चीज़ डिस्क्लोज होती है, कई बार ये चीज़ डिस्क्लोज नहीं होती है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। जब भी आप LIC लोगे तो आपको पता होना चाहिए कि कुछ पोर्शन इन्वेस्टमेंट के लिए और कुछ आपके लाइफ के लिए है। ठीक है, अब बात करते हैं अगर सेविंग पॉलिसी है तो 2 चीज़ हो सकती है, या तो कंपनी आपको इंटीमेट कर देगी कि ये इन्वेस्टमेंट आपका जो प्रीमियम है उसमें इतना रुपया इन्वेस्टमेंट का, इतना रुपया लाइफ का है, और या तो नहीं इंटीमेट करेगी। अगर कंपनी आपको इंटीमेट कर देती है तो जितना भी ग्रॉस प्रीमियम है उसमें से इन्वेस्टमेंट माइनस कर देंगे, जो बचा वो वैल्यू। ठीक है, अगर कंपनी आपको इंटीमेट नहीं करती है तो इन दैट केस फर्स्ट ईयर में अपने लेंगे 25% ऑफ प्रीमियम चार्ज, वो वैल्यू लेंगे, यानी जितना भी प्रीमियम है उसका 25% अपने वैल्यू लेंगे, उस पे टैक्स आएगा। बार बार ये वाला चीज आपको समझा रहा हूं। ठीक है, यानी फर्स्ट ईयर में अपने लेंगे 25% ऑफ प्रीमियम चार्ज, ये वैल्यू आएगा, इस पे टैक्स आएगा, और सब्सिक्वेंट ईयर में अपने लेंगे 12.5% ऑफ प्रीमियम चार्ज, और ये चलते रहेगा जब तक आपसे वो प्रीमियम लेता है, तब तक 12.5 12.5 12.5 मार के वैल्यू निकालते रहेंगे और उस पर टैक्स लगाते रहेंगे। सिंपल है। यानी सेविंग पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट भी होता है, लाइफ का भी हिस्सा होता है। अगर इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट आपको इंटीमेट कर देता है तो जो भी ग्रॉस प्रीमियम है उसमें से इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट माइनस कर देंगे। अगर इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट आपको इंटीमेट नहीं करता है तो इन दैट केस फर्स्ट ईयर में 25% ऑफ प्रीमियम चार्ज विल बी वैल्यू। ओके, और उसके बाद से जितने ईयर्स है सब्सिक्वेंट ईयर्स, उस सब में 12.5% ऑफ प्रीमियम चार्ज करके लेंगे। सम्स में हो सकता है कि डायरेक्टली आपको थर्ड ईयर का क्वेश्चन दे दे तो 25% मत मार के आना, 12.5 मार के आना। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूं, कंफ्यूज मत होना। प्रीमियम सेविंग एनुअल पॉलिसी, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, ये आपको एग्जाम में बता देगा कि सेविंग एनुअल पॉलिसी है। उस केस में आप सिंपली बस 10% ऑफ सिंगल प्रीमियम मार के आ जाना। वैल्यू क्या लेंगे, 10% ऑफ सिंगल प्रीमियम। इस पे जीएसटी आएगा, ये जीएसटी रेट नहीं है, फिर से बता रहा हूँ, हर एक पॉइंट में बता रहा हूँ कि ये गलती हो जाती है एग्जाम में। रिस्क पॉलिसी क्या होती है, ग्रॉस प्रीमियम चार्ज। रिस्क पॉलिसी के केस में ग्रॉस प्रीमियम चार्ज, जितना भी ग्रॉस प्रीमियम वो पूरा का पूरा ले लेंगे। तो लाइफ इंश्योरेंस में अपने को क्या पता चला, जनरल इंश्योरेंस नहीं कवर है। जनरल इंश्योरेंस फिर कहां कवर होगा, 15(1) में, जो यहां नहीं है वो तो 15(1) में ना। 15(1) तो डिफॉल्ट रूल है, ट्रांजैक्शन वैल्यू लेना है। तो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में क्या होगा, 3 टाइप की पॉलिसी होती है, एक सेविंग एनुअल पॉलिसी, एक सेविंग पॉलिसी और एक रिस्क पॉलिसी। रिस्क पॉलिसी में तो स्ट्रेट अवे जितना भी ग्रॉस प्रीमियम है वही वैल्यू है। एनुअल सेविंग पॉलिसी में 10% ऑफ सिंगल प्रीमियम चार्ज, जितना भी सिंगल प्रीमियम चार्ज हो उसका सीधा 10% मारेंगे, वैल्यू आ जाएगा, इसमें 18% 5% टैक्स जोड़ देंगे, जो भी रेट है। सेविंग पॉलिसी में अगर इन्वेस्टमेंट वाला हिस्सा बता दिया है तो वैल्यू लेंगे हम लोग, जो भी ग्रॉस प्रीमियम है वो, और उसमें से इन्वेस्टमेंट वाला हिस्सा माइनस कर देंगे। अगर इन्वेस्टमेंट वाला हिस्सा नहीं बताया तो फर्स्ट ईयर में अपने लेंगे 25% जो भी प्रीमियम है उसका, तो वैल्यू आ जाएगा और इस पर टैक्स लगाएंगे।
और नेक्स्ट ईयर में अपने लेंगे 12.5%, इससे वैल्यू आ जाएगा, इस पर टैक्स लगाएंगे और हर सब्सिक्वेंट ईयर के लिए 12.5। एग्जाम में ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन फर्स्ट ईयर की बात कर रहा है कि सब्सिक्वेंट ईयर की, अगर सब्सिक्वेंट ईयर तो 12.5 लगेगा। लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसी एग्जेम्प्ट होती है। लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसी जो होती है वो एग्जेम्प्ट होती है, तो उस पर जीएसटी लगता ही नहीं है, तो उसका वैल्यू निकालने मत चले जाना, इस एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है। बात करते हैं बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सेकंड हैंड गुड। अगर आप सेकंड हैंड गुड्स में डील करते हो तो इनडायरेक्ट केस क्या होगा? तो दो चीज हो सकती है, या तो आप आईटीसी उसमें लिए हो या तो नहीं लिए हो। अगर आप उसमें आईटीसी नहीं लिए हो तो क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस, वैल्यू आ जाएगा। सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस, वैल्यू आ जाएगा। अब परचेज प्राइस क्या होता है? परचेज प्राइस होता है जो भी ओरिजिनल परचेज प्राइस है वो लो और उसमें से 5% ईच क्वार्टर करके माइनस करो। 5% ईच क्वार्टर करके माइनस करो, जिस दिन भी डेट ऑफ परचेज है टिल द डेट ऑफ डिस्पोजल। कैलेंडर ईयर माइनस नहीं करना है इसमें। फॉर एग्जाम्पल मतलब अगर आपने लिया फरवरी, तो फरवरी मार्च अप्रैल, अब एक क्वार्टर बना, ठीक है। जनवरी फरवरी मार्च नहीं, समझ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? कैलेंडर क्वार्टर नहीं लेना है इसमें। इंटर वाले के लिए शायद पॉइंट उतना रेलिवेंट नहीं रहेगा, बट फाइनल वाले आप ध्यान से या सम से एक प्रैक्टिस करके जाना, एग्जाम में आता है। और अगर आईटीसी लिया है तो ट्रांजैक्शन वैल्यू 15(1), कोई दिक्कत नहीं है। यानी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सेकंड हैंड गुड्स में क्या होगा? अगर आईटीसी नहीं लिया है तो जितना भी सेलिंग प्राइस है उसमें से परचेज प्राइस माइनस करेंगे। परचेज प्राइस क्या होता है? जो भी ओरिजिनल परचेज प्राइस है उसमें से 5% करके पर क्वार्टर माइनस कर देंगे। अगर आईटीसी लिए हैं तो 15(1) सिंपल ट्रांजैक्शन वैल्यू, कोई भी दिक्कत नहीं है उसमें। अब कोई भी एक्सपेंस, 4 नंबर में आ गए हम लोग, अगर कोई भी एक्सपेंस प्योर एजेंट के तहत होता है, प्योर एजेंट के तहत अगर कोई भी एक्सपेंस होता है तो उसको एक्सक्लूड कर देते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई में। प्योर एजेंट का हर एक्सपेंस एक्सक्लूड कर देते हैं। कंडीशन है इसमें 3 इंपॉर्टेंट, चलो देख लेते हैं। सबसे पहला कंडीशन क्या है? सप्लायर प्योर एजेंट होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि जो अमाउंट है वो सेपरेटली इनवॉइस में शो होना चाहिए। थर्ड कंडीशन है सप्लाई प्रोक्योर्ड बाय प्योर एजेंट फ्रॉम थर्ड पार्टी आर इन एडिशन टू द सर्विस इज सप्लाइज ऑन हिज ओन अकाउंट। सर नहीं समझ में आ रहा ये क्या है प्योर एजेंट वाला कॉन्सेप्ट? पानी पी लूं फिर बताता हूँ। प्योर एजेंट मतलब क्या हो गया? फॉर एग्जांपल मान लो कि अगर आपसे कोई सामान कोई खरीदता है, बदले में आप उसको कुछ और भी देते हो, ठीक है, बट उस पैसा जो आप उससे चार्ज करते हो ऐसा बस एज अ रीइंबर्समेंट है, वो आप नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल अगर कोई सीए है और वो अगर फॉर एग्जांपल रास्ते से मूवी टिकट खरीद के ले आता है तो वो मूवी टिकट का पैसा उससे वापस कलेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो ये एज अ रीइंबर्समेंट हो गया, ये उसका काम नहीं है, ये अलग एक सर्विस है जो हम एक्स्ट्रा में दे दिए, तो इसको एक्सक्लूड कर देना इस अमाउंट को, ठीक है। कंडीशन सिंपल है, सप्लायर एक्ट एज अ प्योर एजेंट, अमाउंट शोन सेपरेटली इन इनवॉइस एंड अमाउंट एंड सप्लायर प्रोक्योर किया ये थर्ड पार्टी से इन एडिशन टू द सर्विस सप्लाइड बाय हिम, ओके। और ये जो चार्टर्ड अकाउंट सीए वाला जो एग्जांपल मैंने दिया है वो एक्चुअली प्रैक्टिकली नहीं है, बट फिर भी आपको समझाने के लिए बस एक बार मैंने बोल दिया है, तो उसको एग्जाम पर्सपेक्टिव में मत लेना। अब वैल्यू ऑफ वाउचर, वैल्यू ऑफ वाउचर क्या होता है? सबसे पहले बताओ टाइम ऑफ सप्लाई वाउचर क्या होता है? पढ़े थे ना? नहीं याद है? वीडियो देख लेना, नहीं देखे हो लग रहा है। वाउचर के केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है? अगर पता है किस चीज में रिडीम होने वाला है तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर। अगर नहीं पता है किस चीज में रिडीम होने वाला है तो इन दैट केस डेट ऑफ रिडेम्पशन। अब इसका वैल्यू क्या लेंगे? इसका वैल्यू ऑलवेज लेंगे मनी वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस रिडीमेबल, यानी वो जिस चीज में रिडीम होने वाला है उसका मनी वैल्यू लेंगे। अगर वो कपड़े में रिडीम होने वाला तो कपड़े का मनी वैल्यू लेंगे, शूज में रिडीम होने वाला तो शूज का मनी वैल्यू लेंगे। अकॉर्डिंगली जिस चीज में भी वो रिडीम होने वाला वो उसका वैल्यू लेंगे। टाइम ऑफ सप्लाई मैंने आपको बता दिया है, अगर याद नहीं है तो एक बार जाके वीडियो देख लेना। नेक्स्ट बात करता है परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन करेंसी। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में टेस्ट होता है, बहुत बार टेस्ट होता है। 2 ऑप्शन है, जो फॉरेन करेंसी में एक्सचेंज करते हैं ना, सेल परचेज करते हैं, उनके पास 2 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इनकम टैक्स स्लैब जैसा है। क्या बोलता है? अगर एक्सचेंज वैल्यू इज अप टू ₹1 लाख, इन दैट केस वैल्यू क्या होगी? 1% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट एक्सचेंज। जितना भी आप अमाउंट एक्सचेंज किए उसका 1% वैल्यू ले लेंगे। अगर 1 लाख तक का एक्सचेंज हो रहा है तो 1 लाख रुपया, डॉलर पाउंड नहीं, 1 लाख रुपया, ऊपर अमाउंट इन रुपीज लिखा हुआ है। तो अगर एक्सचेंज वैल्यू इज अप टू ₹1 लाख, इन दैट केस वैल्यू विल बी 1% ऑफ ग्रॉस अमाउंट बट मिनिमम 250, मतलब 250 रुपये आपको एज अ वैल्यू तो लेना ही पड़ेगा। अच्छा ये 1% टैक्स रेट है, बार बार बोल रहा हूं ये टैक्स रेट नहीं है, इससे वैल्यू आएगा, इस पे टैक्स लगाएंगे। बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूं? एग्जाम में गलती मत कर देना प्लीज, रिक्वेस्ट। अब अगर एक्सचेंज वैल्यू इज मोर देन ₹1 लाख बट बिलो 10 लाख, ठीक है,
इन दैट केस अपने वैल्यू क्या लेंगे, वैल्यू लेंगे 1000 प्लस 0.5%, 0.5 नहीं बोल रहा हूँ, 0.5% ऑफ एक्सचेंज वैल्यू, यानी जितना भी आपने अमाउंट एक्सचेंज किया माइनस ₹1 लाख। सिंपल। अगर एक्सचेंज वैल्यू इज अबव ₹10 लाख, इन दैट केस वैल्यू विल बी 5500 प्लस 0.1%, 0.0 नहीं बोल रहा हूँ, 1 नहीं बोल रहा हूँ, 0.1% ऑफ जितना भी वैल्यू आपने एक्सचेंज किया माइनस ₹10 लाख। ठीक है, बट मैक्सिमम कितना, 60,000। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है इस ऑप्शन में, 60,000। 60,000 के ऊपर वैल्यू नहीं जाएगी। तो ऑप्शन 1 बहुत सिंपल है, अगर 1 लाख तक का है तो 1% ऑफ ग्रॉस अमाउंट जो भी आप एक्सचेंज किए हो, बट मिनिमम 250 तो वैल्यू रखना ही पड़ेगा। फिर अगर 1 लाख से 10 लाख के बीच में है तो 1000 प्लस 0.5% ऑफ एक्सचेंज वैल्यू माइनस ₹1 लाख। इसमें मिनिमम क्यों नहीं, अरे 1000 रुपया तो ऑलरेडी कम से कम ले ही रहे हैं ना, 1000 में ऐड कर रहे हैं, यानी 1000 तो ऊपर ही आने वाला है चाहे कितना भी रुपया हो। अगर एक्सचेंज वैल्यू इज मोर देन 10 लाख, इन दैट केस 5500 प्लस 0.1% ऑफ एक्सचेंज वैल्यू माइनस 10 लाख। एक्सचेंज वैल्यू मतलब क्या हो गया, जितना भी रुपया आपने एक्सचेंज किया वो रुपया में, ठीक है, पाउंड डॉलर में नहीं, कन्वर्ट कर लेना उसको। और मैक्सिमम कितना, मैक्सिमम 60,000। मैक्सिमम कितना, मैक्सिमम 60,000, 60,000 रुपया मैक्सिमम, उससे ज़्यादा वैल्यू नहीं हो सकती है। ये जो भी अपने किए हैं इससे वैल्यू आएगा और इस पे टैक्स लगेगा। सिंपल है ना। ऑप्शन टू बोलता है या तो फॉरेन करेंसी से रुपया में कन्वर्ट कर रहे होगे या तो फॉरेन करेंसी से फॉरेन करेंसी में कर रहे हो। अच्छा, आइदर यू कैन टेक ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, बोथ यू कांट टेक। ओके, अगर आप फॉरेन करेंसी से रुपया में कन्वर्ट कर, आरबीआई रेफरेंस रेट इज अवेलेबल, आरबीआई बोल रहा हूँ, सीबीआईसी नहीं बोल रहा हूँ। अगर आरबीआई का रेफरेंस रेट आपके पास अवेलेबल है तो क्या लेंगे, जो भी डिफरेंस होगा आरबीआई रेफरेंस रेट में और बायर का सेलिंग या बाइंग रेट में। सेलिंग बाइंग दोनों क्यों आ रहा है यहाँ पे, अरे भैया वैल्यूएशन कर रहे हैं ना, तो जो सेल किया उसका भी वैल्यू करेंगे, जो बाई किया उसका भी वैल्यू करेंगे। तो अगर बाई किया है तो आरबीआई रेफरेंस रेट का बाइंग वाला यूज करेंगे, सेल किया है तो आरबीआई रेफरेंस रेट का जो सेलिंग वाला प्राइस है उससे कंपेयर करेंगे। ये दोनों का जो डिफरेंस होगा, यानी जो एक्चुअल बाइंग रेट है और जो आरबीआई का बाइंग रेट है उसका जो डिफरेंस होगा वो वैल्यू आएगा, उस पर टैक्स आएगा। अरे सर आप बार बार एक ही चीज क्यों रिपीट कर रहे हैं, अरे एग्जाम में गलती नहीं होगा इसीलिए। अब आरबीआई रेफरेंस रेट अगर अवेलेबल ही नहीं है तो क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, जो भी रुपया में एक्सचेंज हुआ उसका 1% ले लेंगे, यानी 1% ऑफ ग्रॉस अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज इन रुपीज में जितना भी एक्सचेंज हुआ है उसका सीधा 1% मार देंगे, उससे वैल्यू आएगा, उस पर टैक्स लेंगे। अब फॉरेन करेंसी से फॉरेन करेंसी में एक्सचेंज हो रहा है, रुपया तो है ही नहीं यहाँ पे बीच में, तो अब क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। सबसे पहले दोनों को कन्वर्ट कर लेंगे रुपया में आरबीआई रेफरेंस रेट यूज करके, दोनों को कन्वर्ट कर लेंगे रुपया में आरबीआई रेफरेंस रेट यूज करके। अब ये दोनों में जो लोअर होगा उसका 1% ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा। अब जो वैल्यू आया इसका आपने इजीली टैक्स रेट लगा के टैक्स निकाल लेंगे, सिंपल है। तो ऑप्शन 2 क्या बोलता है, फॉरेन करेंसी से रुपया में जा रहे हो, अब आरबीआई रेफरेंस रेट है तुम्हारा, तो जितना भी डिफरेंस है आरबीआई रेफरेंस रेट और या तुम्हारा बाइंग रेट या सेलिंग रेट में, वही तुम्हारा वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, उस पर टैक्स लगा देना। आरबीआई रेफरेंस रेट नहीं है तो जितना भी करेंसी रुपया में एक्सचेंज हुआ है उसका 1%, सिंपल, उससे वैल्यू आएगा, उस पर टैक्स लगा देना। फॉरेन करेंसी से फॉरेन करेंसी में जा रहे हो तो रुपया तो बीच में है नहीं, तो फिर क्या करेंगे, सिंपल करेंगे, दोनों को रुपया में कन्वर्ट कर देंगे, दोनों करेंसी। फॉर एग्जांपल मतलब पाउंड से हम लोग गए डॉलर में, तो पाउंड को रुपया में कन्वर्ट करेंगे, डॉलर को रुपया में कन्वर्ट करेंगे। फिर ये दोनों में जो लोअर होगा उसका 1% लेंगे, उसका 1% ले लेना तो वैल्यू आ जाएगा और फिर उसमें टैक्स रेट लगा देना जो भी रेट होगा, सिंपल। एक्सचेंज रेट क्या लेना है, हमेशा एक्सचेंज रेट अपने को क्या लेना है। गुड्स के केस में अपने को सीबीआईसी का रेट लेना है, टीओएस सेक्शन 12 से आता है, पढ़ के आ चुके हैं। सर्विस के केस में गैप का रेट लेना है, टीओएस इसमें सेक्शन 13 से आता है, ये अपने पढ़ चुके हैं। यानी इसमें सिर्फ देखने वाली बात है कि गुड्स के केस में सीबीआईसी का रेट लेना है, सर्विस के केस में गैप का रेट लेना है। इस चीज को अच्छे से दिमाग में बैठा लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों नहीं दिया इसमें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मैं चाहता हूं कि आप अपना जो भी क्वेश्चनर यूज कर रहे हो उसके सारे सम्स आप बनाओ, सारे, यस सही बोल रहा हूं,
एक वैल्यूएशन और एक आईटीसी। इसमें मैं आपको हमेशा यही सजेस्ट करूंगा कि आप इसके सारे क्वेश्चन बनाओ क्वेश्चनियर के। दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। इसमें आप गलती कर सकते हो, अब जितना ज़्यादा क्वेश्चंस बनाओगे उतना ज़्यादा आप इजीली इस कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे। बाकी आप @C_videos ये ग्रुप है, यहाँ के कमेंट कर देना वेदर यू हैव अचीव्ड द टारगेट और नॉट। एंड @C_video ये टेलीग्राम चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन प्रेस करो, लाइक बटन भी दबाओ अगर अच्छा लग रहा है तो, और कमेंट भी करो, क्योंकि पूरी की पूरी IDT फास्ट ट्रैक में फ्री होने वाली है। इन केस अगर आपका कोई भी सजेशन, क्वेरी या डाउट है तो ज़रूर टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर देना, वहाँ पे मैं ज़रूर आपको रिप्लाई कर दूंगा। टिल देन टेक केयर, इट्स मयंक।